करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। जून का 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक का करंट अफेयर्स लेकर आए हैं और काफ़ी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे चीज़ों को। शुरू करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा आपको कि करंट अफेयर्स को लेकर पीसीएस गुरुजी का एक दूसरा चैनल भी स्टार्ट हो चुका है, करंट अफेयर्स बाय पीसीएस गुरुजी। तो आप प्लीज़ उसको जाके लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पर कुछ अलग तरह के करंट अफेयर्स आते हैं, पीसीएस ओरिएंटेड ज़्यादा रहते हैं उसके अंदर। वहाँ पे डिटेल मेंस को लेकर ज़्यादा हम लोग फोकस करते हैं, तो रोज़ के रोज़ करंट अफेयर्स वहाँ बनता है। तो प्लीज़ आप देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, इससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी। पहला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, व्हाट इज़ द वर्ल्ड नो टबैको डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? व्हाट डे व्हेन इज़ द वर्ल्ड नो टबैको डे ऑब्जर्व? कब, किस दिन तारीख पूछी गई है? हर साल जो मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तंबाकू निषेध दिवस जो है वो आपका मनाया जाता है 31 मई को मनाया जाता है। ठीक है, समझते हैं इस बात को। 31 मई को नो टबैको डे मनाया जाता है कि जिस दिन जो है पूरी दुनिया से कहा जाता है कि हमें तंबाकू जो है नहीं खानी है, नहीं पीनी है, नहीं लेनी है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें मैं समझता हूँ इसमें जी। 2-3 चीज़ें देखते हैं। देखिए, पहले समझते हैं कि तंबाकू एक तो पहले तारीख आ जाएगी। देखिए एग्जाम में सवाल कैसा आता है, 31 मई आ जाएगी, आपको तारीख पूछ ली गई आपसे। ठीक है, दूसरा पूछेगा आपसे कि भाई ये जो थीम है, हर साल जो अलग अलग थीम होती है वो थीम क्या होगी? तो आ जाएगा वी नीड फूड नॉट टबैको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वी नीड फूड नॉट टबैको। ये जो है थीम के रूप में पूछ लेंगे। 2 सवाल यहाँ से बन सकते हैं, पहला तारीख पूछ लेंगे और दूसरा थीम पूछ लेते हैं। अगर इसी चीज़ को हम अगर थोड़ा सा जीएस के साथ अगर जोड़ दें आपको, ठीक है, जीएस के साथ जोड़ दें, तो आप देखोगे कि एग्ज़ाम में लगातार जो जितने भी ये इस तरह के ड्रग्स होते हैं या जो नशे की चीज़ें होती हैं उससे संबंधित पूछा जाता है कि भाई इससे कौन सा मेन केमिकल है। जैसे अल्कोहल के अंदर इथाइल अल्कोहल है, इथेनॉल होता है, इसको इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और भी है, मिथेनॉल को भी समझना ज़रूरी है। देखिए, मिथेनॉल वो होता है जो जिसमें अगर मिथेनॉल, आपने देसी शराब देखी होगी, देसी शराब पी के लोग मर जाते हैं। तो जब ढंग से फर्मेंटेशन नहीं होता तो बनता है मिथेनॉल। ठीक है, मिथेनॉल बनता है, वो होता है जहरीला, उसके पी के लोग मर जाते हैं। लेकिन इथेनॉल जो होता है वो होती है शराब। तो ये समझिएगा इथेनॉल और मिथेनॉल क्या है। ठीक है, अब टोबैको के देखते हैं, टोबैको में मिलते हैं निकोटीन। निकोटीन जो होता है वो आप केमिकल मेन होता है आपका इसके अंदर। ठीक है, तो एग्जाम में मॉर्फिन में मॉर्फिन होता है, कोकीन में कोकीन होता है, मैरिजुआना के अंदर होता है टेट्राहाइड्रो कैनिबेनॉल। ठीक है, ये मैरिजुआना के अंदर होता है और इसको थोड़ा सा इस्तेमाल किया जाता है, कुछ दवाइयों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हेरोइन के अंदर होता है डाइमैफोइन होता है इसके अंदर। ठीक है, एलएसडी बहुत खतरनाक सा एक केमिकल, एक ड्रग होता है जिसको बोलते हैं लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड, बहुत खतरनाक होता है ये। ठीक है, इस तरह से और भी होते हैं, ये ज़्यादा फेमस नहीं है, देख लीजिएगा इसको अंदर। तो अब एग्जाम में सवाल कैसे बन रहा है? एग्जाम में सवाल बन रहा है कि भाई नो टबैको डे कब मनाया जाता है? 31 मई को। क्या थीम थी? वी नीड फूड नॉट टबैको। ठीक है, जीएस के साइंस से पूछेंगे तो सवाल आपको पूछेगा कौन सा केमिकल इसके अंदर ज्वाइन किया रहा है। अगर मैं आपसे हिस्ट्री में पूछ लूँ आपको कि भाई ये बताओ कि हिंदुस्तान में तंबाकू किसने इंट्रोड्यूस की, तंबाकू किसने, कौन लेकर आया? तो एग्ज़ाम में सवाल एक पूछा भी गया है, तो आपको कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिखना है और रिप्लाई मैं वहीं पर कर दूंगा। आप भले ही गलत देना आंसर, लेकिन आंसर जरूर दीजिएगा इसके अंदर। ठीक है, चलिए दूसरा लेते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट? हाई कोर्ट के, हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन है? देखिए, अब यहाँ पर ना ये बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको हम। पहले समझते हैं कि एक तो अगर एग्जाम में करंट अफेयर संबंधित पूछ लिया गया है, सिंपल कि भैया चीफ जस्टिस कौन है, तो है रामाचंद्रन राव, जो हिमाचल प्रदेश के नए बने हैं। ठीक है, लेकिन चूँकि पीसीएस में अब क्वेश्चन की क्वालिटी बहुत बढ़ रही है, तो सेम चीज़ को हम थोड़ा सा जीएस के साथ करते हैं और जीएस में जो सवाल पूछ के आते हैं वो देख लेते हैं। हमने अभी तक देख लिया कि भाई रामाचंद्र राव जो है वो हिमाचल प्रदेश के नए चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश बने हैं, ये तो क्लियर हो गया। अब एक स्टेप आगे जाते हैं। अब चूँकि हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट जुड़ा हुआ है पॉलिटी से, पॉलिटी जो है उसमें जो आता है, पहले समझते हैं कि हाई कोर्ट हिंदुस्तान के अंदर हैं वो गवर्न होते हैं आर्टिकल 214 से लेकर 231 के, यानी भारत संविधान के अंदर आर्टिकल 214 से लेकर 231 के बीच में हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है कि हाई कोर्ट में क्या होगा, क्या फंक्शन होगा, कैसे अपॉइंट होंगे। तो पूरा जो है वो आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट का अलग बताया गया है, हाई कोर्ट का अलग बताया गया है। पहली चीज़ समझ लीजिए, ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगी, पावर क्या होंगी, तो बता दिया गया। तो ये कभी कभी आपको आर्टिकल वाले सवाल मिल जाते हैं, तो ये आप इस तरह करेंगे। फिर एक आता है कि भाई हिंदुस्तान में कितने हाई कोर्ट हैं? तो हिंदुस्तान में लगभग 25 हाई कोर्ट हैं, लगभग 29 राज्य हो गए और 25 हाई कोर्ट हैं। अब आप कहोगे कि सर जी ये तो क्या है कि जितने राज्य हैं उनका एक हाई कोर्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ राज्य ऐसे हैं जो शेयर करते हैं आपका
हाई कोर्ट, जैसे कि कलकत्ता हाई कोर्ट जो है वो अंडमान निकोबार उसमें अंदर, मतलब वेस्ट बंगाल का तो है ही है, साथ में अंडमान निकोबार भी। ये सवाल आ जाता है मैच द फॉलोइंग के अंदर। अब देखो बहुत अच्छा सवाल बन जाता है, ठीक है, कि अंडमान निकोबार जो है उसका हाई कोर्ट कौन देखेगा? कलकत्ता देखेगा। दादरा नगर हवेली, गोवा, दमन दीव, महाराष्ट्र कौन है? बॉम्बे हाई कोर्ट है। ये एग्जाम में सवाल आया हुआ है, ध्यान रखिएगा इस बात का। फिर नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम कौन देखेगा? गुवाहाटी देखेगा। चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब कौन देखेगा? आपका पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट देखेगा। तो आप देखो कि इसमें कि इस तरह के मैच द फॉलोइंग वाले सवाल मिल जाते हैं, तो आपको करने हैं, ठीक है। एक और भी है जम्मू कश्मीर वाला देख लें, तो उसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर आता है, और मद्रास वाले में पौंडीचेरी और तमिलनाडु आता है। तो दो और आ गए पौंडीचेरी, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आ जाता है इसके अंदर। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा कि आर्टिकल 200 कि आर्टिकल जो है उसमें पावर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह दी जाती है। तो आर्टिकल 217 में आपको क्या बातें बोली गई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझते हैं। 4-5 चीज़ें होंगी। पॉलिटी का सवाल रहेगा, ये पॉलिटी से संबंधित चीज़ें रहेंगी। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, चाहे यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो, इसमें कैसे बनते हैं डिटेल में जाके देखेंगे। इसके अंदर जो लाल कलर रखा हुआ है वो वहाँ पर फोकस करना है। तो आर्टिकल 217 हमसे बोलता है कि भाई अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट के जज किस तरह से अपॉइंट होंगे और उनकी कंडीशंस क्या रहेंगी, ये कौन बोल रहा है? आर्टिकल 217 बोल रहा है। चलिए, अच्छी बात है। अब इसमें कुछ क्लॉज हैं। पहला क्लॉज क्या बोलता है? एवरी जज ऑफ द हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय राष्ट्रपति। अब देखिए, हाई कोर्ट का जज जो है वो राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई कोर्ट का जज है राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट होगा, ठीक है। अंडर हिज हैंड एंड सील, यानी कि साइन जो रहेगी वो राष्ट्रपति की रहेगी, गवर्नर की नहीं रहेगी। हाई कोर्ट का जो जज है वो राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंटेड होता है। उस अपॉइंटमेंट की प्रोसेस के अंदर राष्ट्रपति जो है वो कंसल्ट करेगा चीफ जस्टिस और गवर्नर ऑफ द स्टेट। दो लोगों से कंसल्ट करता है। किससे कंसल्ट करता है? पहला तो जिस राज्य का जो चीफ जस्टिस होगा उससे कंसल्ट करेगा, और गवर्नर से कंसल्ट करेगा। समझ रहे हैं आप लोग? राष्ट्रपति है वो, वही साइन करता है, वही अपॉइंट करता है, लेकिन कंसल्ट करता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई इंडिया से और गवर्नर ऑफ स्टेट से। दो लोगों से करता है, ठीक है। अच्छा, अब इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट, अच्छा ये तो आपका चीफ जस्टिस वाली बात थी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो था यहाँ पे एक पॉइंट लिखना है कि यहाँ पर आपको लिखना है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट उसके अपॉइंटमेंट की बात करें कि सीजीआई और गवर्नर। अगर अपॉइंटमेंट करेंगे जजों को, दूसरे जजों की बात करते हैं, तो उसमें क्या होगा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है उससे भी कंसल्ट करना पड़ेगा, ठीक है, उससे भी कंसल्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है कि एज की बात करते हैं, कितने साल तक बस होता है? तो 62 ईयर्स तक रहती है। 62 साल तक जो है जितने भी जज होंगे हाई कोर्ट के, चाहे एडॉक हो चाहे परमानेंट हो, वो 62 ईयर्स तक जो हैं वो काम करेंगे, उसके बाद रिटायर हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो है वो 65 ईयर्स है। सुप्रीम कोर्ट का 65 ईयर्स है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगर रिज़ाइन करने की बात आएगी तो किसको रिज़ाइन करेंगे? जज जो है वो राष्ट्रपति को रिज़ाइन करेगा। गवर्नर को अभी रोल नहीं है, खाली गवर्नर कंसल्टेशन में आ रहा है, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट समझिएगा, गवर्नर कंसल्टेशन में आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है? रिज़ाइन करेगा वो राष्ट्रपति करेगा। अच्छा, अगर रिमूव करने की बात आएगी कि उसको रिमूव करना है, इम्पीचमेंट करना है, महाभियोग लगाना है, तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजों का महाभियोग है आर्टिकल 124 के में, उसी तरह से प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो किया जाएगा कि इम्पीचमेंट कराया जाएगा, महाभियोग पार्लियामेंट में जाके महाभियोग कराया जाएगा, ठीक है। वहाँ पर बिल एक तरह का पास करता है, प्रपोजल वहाँ पास करना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। द ऑफिस ऑफ जजेस शैल बी वेकेटेड बाय द, अच्छा, दूसरा क्या है कि जो हाई कोर्ट है जज है उसका सिटीजन ऑफ इंडिया होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि वो अमेरिका का नागरिक है और यहाँ पर हाई कोर्ट का जज बन जाए, ऐसा नहीं होगा। सिटीजन ऑफ इंडिया होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और लगभग 10 साल की उसकी प्रैक्टिस रही हो, 10 साल की उसकी प्रैक्टिस रही हो तब जाके बनता है। देखिए, हाई कोर्ट जजों का जो अपॉइंटमेंट है या जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो दो चीज़ें बोलता है कि पहली चीज़ है कि भारत का नागरिक हो, और दूसरा क्या है कि 10 साल की उसकी प्रैक्टिस हो। कोई एग्ज़ाम नहीं होता पीसीएस जे में, आप पीसीएस जे जब एग्ज़ाम देते हो तो उससे आप हाई कोर्ट जज नहीं बनते हो, उससे आप मुंसिफ मजिस्ट्रेट बनते हो, छोटा जज बनते हो, ठीक है। वहाँ से प्रमोट होते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट जज बनते हैं, डीजे से कहते हैं, और वहाँ से आप होकर हाई कोर्ट जज बनते हैं। लेकिन अगर आपको ये रास्ता नहीं भी अचीव कर पा रहे हैं तो दूसरा रास्ते के माध्यम से भी आप पहुँच सकते हो, जिसके में आपका 10 साल का एडवोकेट होना जरूरी है और भारत का नागरिक होना जरूरी है। और लास्ट में जो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है वो उसको समझ लेते हैं कि भाई देखिए कि अगर मान लो किसी के जज की एज का मसला फंस जाए, किसी का क्वेश्चन आ जाए कि एज क्या होगा, तब क्या होगा कि भाई वो 62 साल का है कि 63 साल का है, तो इसके ऊपर फैसला सिर्फ जो है राष्ट्रपति लेगा। किससे कंसल्ट करने के बाद? सीजीआई से बात करने के बाद,
कंसल्ट करेगा, यानी कि राष्ट्रपति और CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दोनों कंसल्ट करेंगे और उन राष्ट्रपति का फैसला ही जो है अंतिम फैसला होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये अपने आप में आर्टिकल्स को पढ़ना बहुत जरूरी है, इससे आपकी पॉलिटी दुरुस्त हो गई होगी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एक्टिंग DGP ऑफ उत्तर प्रदेश। तो देखिए जो नए DGP बने हैं वो विजय कुमार बने हैं। IPS अफसर है 1998 के IPS विजय कुमार, उनको DGP ऑफ UP बनाया गया है। ठीक है। हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज द स्माइल एम्बेसडर बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, स्माइल गवर्नर एम्बेसडर। देखिए स्माइल एम्बेसडर का मतलब क्या होता है। महाराष्ट्र सरकार ने सचिन तेंदुलकर को, ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने सचिन को एक स्माइल एम्बेसडर कहा है। स्माइल एम्बेसडर कहा है क्योंकि स्वच्छ मुख अभियान के तहत उनको एम्बेसडर बनाया गया है। इनको एक, अब सचिन तेंदुलकर की स्माइल बहुत प्यारी होती है, तो स्वच्छ मुख अभियान जो चलाया जा रहा है महाराष्ट्र में, जिससे कि अवेयरनेस फैलाई जा रही है कि ओरल हेल्थ एंड हाइजीन के लिए, कि लोग खाना खाने के बाद कुल्ला करें, ब्रश करें, और ओरल हाइजीन के लिए, तो ओरल हाइजीन के लिए प्रोग्राम चला स्वच्छ मुख अभियान, और उसका एम्बेसडर बने तेंदुलकर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च एन नमो सत्कारी महासम्मान योजना। नमो सत्कारी महासम्मान योजना जो है किससे स्टार्ट की है, तो वह महाराष्ट्र ने शुरू की है। और इसमें क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए इसके अंदर महाराष्ट्र सरकार जो है लगभग 1 करोड़ किसानों को हर साल 6,000 रुपये देगी। हर साल 6,000 रुपये देगी। कौन? महाराष्ट्र सरकार देगी 1 करोड़ किसानों को। अब जो ये योजना है, ये लगभग ऐसी ही योजना कुछ और भी चली हैं किसानों को थोड़ा सा हेल्प करने के लिए। कौन कौन चली है? एक है प्रधानमंत्री किसान योजना। प्रधानमंत्री किसान से कहते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसमें हर साल जो है 6,000 रुपये दिए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से। ठीक है, डायरेक्ट इनकम प्लान है ये। फिर है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, इसमें क्रॉप इंश्योरेंस कराया जाता है। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट E-NAM जो है वो ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें किसान जो है वो अपना सामान बेचेगा। E-NAM जिसे कहते हैं। एक है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ठीक है, इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर एग्रीकल्चर ग्रोथ, मतलब कि इसमें सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देती है कि वो एग्रीकल्चर ग्रोथ कर पाए। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है। परंपरागत कृषि विकास योजना। परंपरागत कृषि विकास का मतलब है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए, है। फिर और 2 हैं। एक है आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो ये आपकी सिंचाई के लिए हो जाती है, इरिगेशन के लिए। और किसान क्रेडिट कार्ड जो होता है वो आपका अफोर्डेबल क्रेडिट के लिए होता है। तो ये देखिए किसान संबंधित 4-5 चीज़ें हैं। PM किसान है, 6,000 रुपये मिलते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपका क्रॉप इंश्योरेंस के लिए है। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट E-NAM जो है ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को देती है। परंपरागत कृषि विकास योजना ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये इरिगेशन के लिए है। और किसान क्रेडिट कार्ड जो है अफोर्डेबल क्रेडिट के लिए है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर ली हम लोगों ने, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन एथलीट हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन द हर्डल इवेंट्स ऑफ द टी मीटिंग 2023 एथलेटिक्स मीट। एक एथलेटिक्स मीट हुई है टी मीटिंग 2023, जिसके अंदर ज्योति यारग जी ने 110 मीटर हर्डल्स में गोल्ड जीता है। ठीक है, और ये कहाँ पे हो रही थी? ये कॉन्फ्रेंस होता है नीदरलैंड के अंदर होता है। कहाँ होता है? नीदरलैंड के अंदर हो रहा था। ठीक है, अच्छा। विच पेमेंट गेटवे हैज़ लॉन्च टर्बो UPI सिस्टम। टर्बो UPI सर्विसेज लॉन्च करने वाला किस कंपनी लॉन्च किया है? तो वो है आपकी रेजर पेन है। रेजर पेन ने टर्बो UPI लॉन्च किया है। ठीक है, पेमेंट गेटवे रेजर पे लॉन्च टर्बो UPI स्कीम्स विच एनेबल ऑनलाइन merchant customers to make UPI payment directly without redirecting them to third party। ठीक है, टर्बो UPI है। Which रेलवे जोन हैज़ नेम ट्रेन इंजन आफ्टर। किस रेलवे जोन ने ट्रेन के इंजन का नाम शहीदों पर रखा है? किस रेलवे जोन ने? तो भैया नॉर्दर्न रेलवे जो है उसने क्या किया है, जितने भी इसके इंजन हैं, ठीक है, नॉर्दर्न इंजन ने क्या किया, जितने भी इसके इंजन हैं डीजल इंजन हैं, उनका नाम जो है डीजल इंजन, उनका नाम जो है वो हमारे देश में जो लोग शहीद हुए हैं उनके नाम पे रखने की है। तो एक तरह से ये उनको याद करने के लिए है और थोड़ा जागरूकता फैलाने के लिए, और बहुत अच्छी स्कीम है। इंजनों का नाम जो है हमारे शहीदों के नाम पे रख दिया जाए। ठीक है, अच्छा। अब एक सवाल GS से संबंधित आता है, थोड़ा देख लेते हैं इसके अंदर। यहाँ पर क्या है कि रेलवे से क्या क्या बनाया जा रहा है, किस शहर में क्या रेलवे पार्ट बनाया जा रहा है। जैसे कि कपूरथला के अंदर कोचेस बन रहे हैं और लोकोमोटिव यानी कि इंजन बन रहा है। परम्बूर के अंदर कोचेस और लोकोमोटिव वैगन बन रहा है। चित्तरंजन में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बन रही है। वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव बन रही है। रायबरेली में कोचेस बन रही हैं, व्हील्स बन रही हैं।
बज में कोचेस मिल रही है, झांसी के अंदर कोचेस वैगन लोकोमेटिव कंपोनेंट बन रहे हैं, कोलार और बरौनी में आपका डीजल इंजन बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको एग्ज़ाम में ये किसी न किसी रूप में सवाल जीके के रूप में आते ही आते हैं। वेयर वॉज द नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी में के लिए नया एक इंस्टीट्यूट खोला है। कहाँ खोला है? तो गाज़ियाबाद में खोला है। ठीक है, गाज़ियाबाद में खोला है। और यूनियन मिनिस्टर जो रहे हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया जो हैं, उन्होंने FSSAI, ठीक है, के उसमें गाज़ियाबाद के अंदर ये चीज़ खोली है। तो नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन गाज़ियाबाद, और इस तरह का ये ई-लर्निंग ऐप फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट दिया जाएगा इसके अंदर। विच कंट्रीज सेकंड नोरोडोम शेहमौनी इज़ ऑन हिज फर्स्ट विजिट इंडिया। अब देखिए, एक राजा हैं, कहाँ के राजा हैं? कंबोडिया के। कहाँ के राजा हैं? कंबोडिया के। कंबोडिया के राजा जो हैं, उन्होंने भारत में पहली राजकीय यात्रा की है। उनका नाम क्या है? नर्मोडो सिहमोनी। कंबोडिया के राजा जो हैं वो आपके किंग नोरोदम सिहमोनी है। सिहमोनी नाम अगर मैं ढंग से नहीं ले पा रहा हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ये अनयूजुअल नाम हमारे लिए हैं। अच्छा, अब ये पहली यात्रा थी, इन्होंने जो करना था कर लिया, लेकिन यहाँ पे 2-3 सवाल आपको कंबोडिया से मिलकर बन जाएंगे। पहला सवाल तो देखिए आ जाएगा, कंबोडिया है कहाँ पर? तो कंबोडिया जो है वो आप नीचे दिख रहा होगा आपको। देखिए, ये कंबोडिया है, बगल में वियतनाम है, लाओस है, थाईलैंड है। तो अपने आप में देखिए कि ये पूरा इलाका जो है ये कंबोडिया में एक तरफ वियतनाम है, एक तरफ लाओस है, एक तरफ थाईलैंड है, और ये साउथ चाइना सी और बे बंगाल के बीच में कहीं पर आपको देखने को मिल रहा है ये। और यहाँ पर हमारा इंडिया रहा। ठीक है, तो कंबोडिया बहुत दूर नहीं है, बहुत दूर नहीं है, लेकिन मैप पे पता लग जाना चाहिए कि इसके अगल बगल कंट्री कौन सी, क्योंकि कोई भी बड़ी घटना घटती है तो ज्योग्राफी में सवाल आ जाता है। तो थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, लाओस हो गया। अच्छा, अगर हम और हिस्ट्री में जाते हैं तो अंगोरकर वाट जो है मंदिर, वहाँ बड़ा फेमस है। सबसे बड़ा मंदिर दुनिया का जो है वो अंगोरकर वाट मंदिर है, कंबोडिया में है। जिसको बनाया किसने? इसको बनाया है हमारे किंग सूर्यवर्मन ने। किसने बनाया है? सूर्यवर्मन सेकंड ने। सूर्यवर्मन सेकंड ने कंबोडिया बनाया, और लगभग ये आज से 1000 साल पहले की बात है। 1113 से 1115 के बीच में 2 साल में ये किंग सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया इसके अंदर। अच्छा, अब यहाँ बात करते हैं जो ये राजा जो थे सूर्यवर्मन जो, तो वो वहीं पे रहते थे। ये ऐसे नहीं था कि इंडिया से कोई गया था बजाने के लिए। उस समय हिंदू राज्य हुआ करता था कंबोडिया, तो वो वहाँ पे सूर्यवर्मन यहाँ पे रहा करते थे। ठीक है, फिर एक आया राजा चोला। ठीक है, उनकी सबसे पहले जो थी वो इज़ मोस्ट स्टैंडिंग आर्मी की थी उन्होंने। ठीक है, उसके बाद उनका जो है राजेंद्र चोला, तो राजा चोला प्रथम और राजेंद्र चोला प्रथम, इन्होंने मिलकर श्रीलंका पर अटैक किया था और वहाँ पर उन्होंने चीज़ें जीत हासिल की थी। तो इंडिया के पॉइंट ऑफ देखिए तो चोला डायनेस्टी के ये जो हैं राजा चोला और राजेंद्र चोला, इन्होंने के पास बहुत ज़्यादा अच्छी नेवी थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ लॉन्च महाजन संपर्क कैंपेन इन सिटी। देखिए, बीजेपी ने 2024 के इलेक्शन के चुनाव की तैयारी करना शुरू कर दी है, और उन्होंने अजमेर के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी मंथ लॉन्ग ऑल इंडिया कैंपेन महाजन संपर्क जो है वो स्टार्ट कर दिया है इन्होंने। ठीक है, विच मीडियम रेंज ब्लास्टिंग मिसाइल और सक्सेसफुली टेस्ट फायर फ्रॉम APJ अब्दुल कलाम। तो APJ अब्दुल कलाम से कौन सी मिसाइल को टेस्ट फायर किया गया है? तो अग्नि 1 को टारगेट किया गया है, और अग्नि 1 को पहली बार इसकी जो रेंज है वो 900 किलोमीटर के आसपास रहती है, और पहली बार बिल्कुल डार्क में इसको छोड़ा गया और टेस्ट किया गया। बिल्कुल अंधेरा था, आसपास कुछ दिख नहीं रहा था, तब यहाँ पर इसको टेस्ट किया गया। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर ये समझिए कि कुछ और भी हमारे पास मिसाइल्स हैं जिसको जानना ज़रूरी है। अग्नि 5 क्या है? इंटर कॉन्टिनेंटल ब्लास्टिंग मिसाइल। कॉन्टिनेंटल मतलब क्या है कि यूरोप से एशिया चली जाए, एशिया से अमेरिका चली जाए, ये होता है इंटर कॉन्टिनेंटल। अग्नि 5 है। अग्नि 4 जो है वो इंटरमीडिएट रेंज ब्लास्टिंग मिसाइल 4000 के आसपास है, थोड़ी सी कमज़ोर पड़ती है। अग्नि 3 जो है इमीडिएट रेंज ब्लास्टिंग मिसाइल है। पृथ्वी शॉर्ट रेंज ब्लास्टिंग मिसाइल है। पृथ्वी शॉर्ट रेंज मिसाइल है। ब्रह्मोस जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। आकाश जो सरफेस टू एयर मिसाइल है। नाग 3rd जनरेशन फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक है। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। नाग के बारे में कहीं पूछा गया है। अस्त्र जो है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, बियॉन्ड विजिबल रेंज है ये, मतलब कि जब तक
दूसरे को पता लगेगा कि उनके खिलाफ मिसाइल छोड़ी गई है, तब तक काम खत्म हो चुका होगा। शौर्य है हाइपरसोनिक मिसाइल, ठीक है, फिर है सगारिका है, और फिर आपका धनुष है। चलिए, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट टू बी नेम्ड आफ्टर क्वीन अहिल्या बाई होलकर। अहमदनगर इज़ इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट। अहमदनगर जो है महाराष्ट्र में है, और उससे ही जुड़ी हुई अहिल्या बाई होलकर है, उनका नाम इसमें जोड़ा गया। अब इस पर काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ था कि अहिल्या बाई इनको सोनकर को इनको क्यों जोड़ा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। इंडिया ने डिफीट किया है, इंडिया डिफीटेड विच टीम टू विन द मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप जो है वो भारत ने जीता है। किसको हराया है? पाकिस्तान को हराया है। किसको हराया? पाकिस्तान को हराया है। और पाकिस्तान को 2-1 से उन्होंने यहाँ पे नुमा दी थी, ठीक है। हाउ मैनी रेलवे स्टेशन विल बी अपग्रेडेड अंडर द अमृत भारत स्टेशन स्कीम? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम, कितने स्टेशनों को अपग्रेड करने की बात की जा रही है? तो पहले समझिए, अमृत भारत स्टेशन का मतलब होता है अपग्रेडेशन ऑफ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। अपग्रेडेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है इसका नाम? अमृत भारत मिशन। इसमें लगभग आपका 1275 जो मंदिर हैं उनको अमृत भारत स्कीम में 1275 जो जितने भी स्टेशंस हैं उनको अपग्रेड करने की बात की जा रही है। क्या करने की बात करिए? अपग्रेड करने की बात। अब कैसे अपग्रेड करने जाएंगे? देखिए, हम बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको। ये देखिए, आप अपग्रेड करने का तरीका, इस तरह के स्टेशन बन जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। और अभी क्या है इसका मेन एम क्या, देखिए, आप पढ़ते हैं फिर से। स्कीम एम टू प्रिपेयर मास्टर प्लान फॉर रेलवे स्टेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मास्टर प्लान इन फेजेस ऑफ इनहेंस फैसिलिटी, ठीक है भाई। अलग फेज दर फेज हम चीज़ों को आगे लेके जाएंगे अलग अलग। की फीचर्स क्या हैं? प्रोविज़न फॉर रूफ टॉप प्लाजा, जैसे अभी देखा हमने, रूफ टॉप बिल्कुल रूफ पे प्लाजा लगा होता है। लॉन्गर प्लेटफॉर्म्स, बैलेस्टलेस ट्रैक, 5G कनेक्टिविटी, ये सब रहेंगे वहाँ पर। आपको पूरे चीज़ें मिलेंगी जिस तरह से आपको हाई फाई चीज़ें आप उम्मीद करते हैं, ठीक है। ठीक है, अभी देखिए बैलेस्टिक इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों, आज ये 5 दिन का एक करंट अफेयर था, हमने डिस्कस कर लिया है। काफ़ी जो क्वेश्चन थे मैंने उसको जीएस के में जाकर पढ़ाने की कोशिश की है। उम्मीद करता पसंद आया होगा। खत्म करने से पहले दोस्तों, आपका यही है अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। प्लस जो आपका करंट अफेयर्स आपको पीसेस गुरुजी चैनल में आ रहा है, करंट अफेयर्स बाय पीसेस गुरुजी, वहाँ पर भी जाके इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।